हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। इस वीडियो सीरीज़ में हमने क्लास 9th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। ये उसी का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात अभी भी यूरोप की ही हो रही है। तो देखो क्या हुआ ना, आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से फ्रांस में क्रांति आई थी और 1804 में नेपोलियन ने सत्ता को संभाला था और 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था और 5 मई 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो जो समाज है उसमें हम थोड़ा सामाजिक परिवर्तन, पहले उसी चैप्टर के बारे में इसको कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज है, ये भी पढ़ लेना चाहिए। अच्छा चलो, इसमें हम 3 बातें करते हैं, उसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ, ताकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा समझना इसको ईजी हो जाएगा। तो हम इसमें विचारधाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम एक उदारवादी विचारधाराओं की, एक कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी होगी और एक आमूल परिवर्तनवादी होंगे। तो जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनका मानना होता है क्या कि सबको मत देने का अधिकार होगा, ठीक है, संविधान होगा, मतलब ऐसी चीज़ें जो सब समान होंगे, सभी धर्मों का आदर होगा। लेकिन इसमें एक कमी होती है, वो ये जो सबको मत देने का अधिकार बोल रहे हैं, ये सबको मत देने का अधिकार नहीं है, ये संपत्ति के आधार पे है। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वही मत देने का अधिकारी होगा और महिलाओं को या गरीब लोगों को मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये चीज़ इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी इन्होंने सभी धर्मों को समान समझा है, बाकी सब ठीक था इसके अंदर। और इनका मानना होता है समाज में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे से परिवर्तन, एकदम परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। और जो आमूल परिवर्तन वाले लोग हैं उनका मतलब होता है कि एकदम से परिवर्तन, सीधा क्रांतिकारी लोग। मान लो एक बार बोला आज दिन तो फटाक से दिन हो जाए, बोले रात हो गई तो फटाक से रात हो जाए, वो वाला सीन है। तो एकदम से जो परिवर्तन लाने वाली बात है, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने सबको समान माना है, सभी धर्मों के आदर करने के लिए कहा है, लेकिन इसमें और उसमें परिवर्तन ये है, ये बोलते हैं कि सबको मत देने का अधिकार है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिलाएं हों। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करें कंजर्वेटिव की यानी कि रूढ़िवादियों की, तो उनका वो जो है परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है परिवर्तन करना तो बहुत ज़्यादा धीरे परिवर्तन होना चाहिए, एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये तब मानने लगे हैं क्योंकि इन्होंने देखा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कि और ये समझ गए कि परिवर्तन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं बुक में। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था। पता है आपको, फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द बहुत ज़्यादा उभर कर आए थे। वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि भाईचारे का नारा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज छोटे मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। आपको याद होगा 3 श्रेणियां थी। एक में पादरी वर्ग थे फर्स्ट स्टेट में, पहले स्टेट में, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल थे और तीसरे स्टेट में जनसाधारण लोग शामिल थे। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन एवं चर्चों का नियंत्रण था। आपको भी पता है ये लोग क्या करते थे, कर वसूल करते थे, है ना। कुछ अप्रत्यक्ष कर थे और चर्च तो टाइद नामक कर है जो वसूल किया जाता था चर्चों द्वारा। इसके अलावा टाइल जो वो राजा को देते थे, इस तरीके से। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर इसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। और भी बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की परिस्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान किया। तो ये सब शुरुआत कहाँ से हो रही है,
फ्रांसीसी क्रांति से। लेकिन जो यूरोप है, यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सब नहीं चाहते थे आमूल समाज परिवर्तन हो। क्या होता है आमूल समाज परिवर्तन? एकदम से परिवर्तन, है ना, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो, यानी कि कह सकते हैं कि उदारवाद के साथ। एक खेमा मानता कि था कि समाज का आमूल पुनर्गठन ज़रूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे, या कुछ आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल थे, तो संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति की इन धारणाओं में क्या फ़र्क थे? कौन सी बातें थी जो समान थी? यहाँ हमें ध्यान रखना है कि शब्दों का अर्थ हर काल, हर परिवेश में अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज की रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो वही है, ये इंट्रो था, इसमें फ्रांसीसी क्रांति को और इसको कनेक्ट किया गया है। किस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अब हम उदारवाद और रेडिकल और रूढ़िवाद को ढंग से पढ़ते हैं, अलग अलग एकदम। देखो, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, क्योंकि ये मानते थे कि परिवर्तन आना ही चाहिए समाज में, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे। तो देखो, उदारवाद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म बराबर हो। मैंने कहा था सभी धर्म बराबर हो, सबको बराबर का स्थान मिले, लेकिन मत देने का अधिकार ये बोलते थे महिलाओं, बच्चों और गरीबों को नहीं था। धन के आधार की बात की थी इन्होंने। तो शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। हाँ, तो उनका क्या मानना था कि ये भी था कि उदारवाद ये भी मानते थे कि जो ये सत्ता है ना, ये वंशानुगत नहीं होनी चाहिए कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो बेशक से नालायक किसी काम का ना हो, फिर भी राजा बनेगा। तो ये लोग ऐसा इस चीज़ का विरोध करते थे। और जो वो रेडिकल थे ना, आमूल परिवर्तनवादी, उनका मानना था कि जितनी भी संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सामाजिक उस पर मतलब केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, वो समान रूप से एक हाथ में सिमट के ना रह जाए, सबके अंदर चाहे वो सबके पास बराबर बराबर पहुँचे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि जो ये शक्तियां हैं उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अलग अलग शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। कुल मिला के जैसे फ्रांस में कहा था ना उन्होंने कि क्या होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा अलग अलग, जैसे एक न्यायपालिका होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होना चाहिए, इस तरीके से। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों नहीं था? ये लोग सार्वभौमिक वैसा मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं देते थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो लोग थे ये वही लोग थे जो थोड़े बहुत संपत्ति धारक थे, है ना। संपत्ति धारक थे तभी वो पढ़े लिखे थे तभी वो इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगा पाए थे। इससे उल्टे यानी कि विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत का समर्थन पर आधारित हो। इसमें बहुत सारे लोग, महिलाएं, मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन
केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्रीकरण का विरोध ज़रूर करते थे ये लोग। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवाद भी बदलाव की ज़रूरतों को स्वीकार करने लगे थे। मैंने कहा था पहले रूढ़िवाद क्या है, परिवर्तन का एकदम विरोध करते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनको समझ आने लगा कि परिवर्तन तो ज़रूरी है, तो ये कहते थे परिवर्तन करो बहुत धीरे धीरे और अपने इतिहास की रिस्पेक्ट करो, है ना। यानी कि कुल मिला के अपने खानदान की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वही राजा महाराजा थे इतिहास में। तो पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे सभी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, लेकिन वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विधि कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट किया। तो अब इतने पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। 3 विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा, एक तो रूढ़िवादी, एक उदारवादी और एक रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। जो उदारवादी पक्ष के लोग थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्म समान हैं। इसके अलावा और इनका क्या मानना था, भाईचारे से रहना चाहिए और शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। साथ साथ वंशानुगत व्यवस्था का विरोध करते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये लोग मताधिकार केवल उन लोगों को देना चाहते थे, देने के पक्ष में थे जिनके पास संपत्ति है। महिलाओं और गरीब और बच्चों को इससे बाहर रखा था। फिर रेडिकल वालों की बात करें हम, तो वो क्या था, आमूल परिवर्तन वाले। और एक और जो ये उदारवादी लोग थे, इनका मानना था कि बदलाव होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे। अब जो ये रेडिकल वाले थे, इनका मानना था समाज में परिवर्तन एकदम से होना चाहिए, मतलब एकदम परिवर्तन की बात करते थे ये लोग। इसके अलावा इनका प्लस पॉइंट ये था, इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की थी। दूसरा एक इनका मानना था कि जो संपत्ति है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमट के नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास तो खाने के लिए ढंग से 2-3 वक्त का खाना भी नहीं है और दूसरों के पास हज़ार एकड़ की ज़मीनें आ गई। तो ये चीज़ था। और अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की यानी कि रूढ़िवादी लोगों की, तो वो पहले परिवर्तन का विरोध करते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से इनको ये बात समझ में आ गई थी कि परिवर्तन ज़रूरी है। तो फिर इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही परिवर्तन किया जाना चाहिए और परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी होनी चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहे जीके बैंक। धन्यवाद।